हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी ड्रीम स्टडी पर। आज हम देखेंगे विज्ञान का आपका एक बढ़िया सा महत्वपूर्ण आपका एक मॉडल पेपर, जिसके कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। इससे पहले हमने जब भी पेपर सॉल्व कराया आपको बता दिया था पहले ही कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिनको मार्कशीट पे भरना रहता है। बाकी 50 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं लिखने को आते हैं। तो आप सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर और खंड अ पर चलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों पर। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है उसे क्या कहलाता है? तो आपका जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, तो आपका गोली लेंस कहलाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, यानी कि वो गोली लेंस कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी जो दंत विशेषज्ञ होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं आपको मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपका अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। अब देखते हैं अपने अगले यानी कि तीसरे बहुविकल्पी प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी कि वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है आपका बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। चौथा प्रश्न ये है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा समंजन क्षमता। पांचवा यानी प्रश्न है कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो आपका विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है आप सबको पता है कि वोल्ट होता है, यानी कि जो पहला है वो चौथे में मिलेगा। आपका विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है आपका वाट होता है और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। अब इस हिसाब से देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सही है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पाशरों क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पाशरों क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका एक संबंध है दो अनुपात में होगा, या दो संबंध है एक अनुपात में होगा, या एक संबंध है चार अनुपात में, या चार संबंध है एक अनुपात में। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका एक संबंध है चार के अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला यानी कि सातवां प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पर्णलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आपका बिंदुओं पर समान रहता है, यानी सभी बिंदुओं पर आपका क्या रहता है, समान रहता है। अब आठवां प्रश्न है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो बेंजीन में आपके जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है, छः होती है, यानी कि छः होती है कार्बनों की संख्या, और छः कार्बनों से आपके छः हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन और तीन कार्बन है, छः कार्बन यहाँ पाँच ही हैं, यानी कार्बन छः हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो संयोजित क्रम में नहीं जुड़े हैं। यानी कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन की जो संख्या है वो सात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि छः कार्बन भी हैं और छः हाइड्रोजन भी हैं, और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यही आपका बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। अगला यानी कि नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समजाती श्रेणी है, यानी इनमें से कौन सी समजाती श्रेणी है? तो आपका CH4 तथा C2H6 जो है ये भी है। और आपका एक ऑप्शन नंबर आपका जो ये वाला है यानी चौथा वाला CH3OH तथा C2H5OH, यानी ये भी एल्कोहल समूह के हैं। और ये जो है आपका ये भी एक ही सजाती यानी कि सजाती श्रेणी के। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पहला एवं चौथा वो सही होगा। अब बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो आपका पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो आपका खनिज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 11वां प्रश्न है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय जो होता है वो मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से कम होने पर जो है इसका क्षय प्रारंभ होता है। अब अगला यानी कि 12वां प्रश्न है, इसमें जो आपको अभिकथन है
कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें आपका तर्क अब क्या है? जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें आपको बताना है क्या दोनों सही है या कोई एक सही है या फिर दोनों गलत हैं। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा, दोनों अभिकथन एक तथा तर्क दो सही है तथा तर्क दो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न की, NaOH प्लस का। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये अभिक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे NaOH जब CH3 COOH से अभिक्रिया करता है तो आपका CH3 COO Na बनता है, प्लस में H2O बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अब अगला प्रश्न जो है बायोलॉजी से है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? यानी अंतः श्वसन के दौरान इनमें से वायु प्रवाह का जो है वो सही मार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कुपिकाई, यही जो होता है आपका सही होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जिस प्रकार से आपका 13वां प्रश्न था उसी प्रकार 15वां प्रश्न है, बस इसमें कथन और निष्कर्ष जो कारण है उसको बताना है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण है मानव पुरुष में एक यक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो आपका कथन सत्य है पर कारण असत्य है, यानी कि कथन जो है वो सत्य है और कारण जो है आपका असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला यानी कि 16वां प्रश्न है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं विद्युत आवेग के प्रवाह की जो सही दिशा है वो क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही दिशा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपको साफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो सी वाला ऑप्शन है वही सही होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 17वें प्रश्न की। तो ये है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन एक सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ये आपका गलत है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं का उपापचय का नियमन करता है। तो ये आपका सही होगा। इसमें हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था, तो आपका पहला वाला जो कथन है वो सही नहीं है। अगला यानी कि 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में से भाग ए बी सी तथा किस क्रम में होते हैं? तो आपका जो भाग ए, बी और सी है वो किस क्रम में है? प्रांकुर है, बीजपत्र है और मूलांकुर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 19वें प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, या अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, या अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, या अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अगला यानी कि 20वां और अंतिम हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके बाद आपके आएंगे लिखने वाले प्रश्न। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब इसमें देखते हैं अपने लिखने वाले प्रश्नों के। इसमें पहला उपखंड खंड ब में जो पहला प्रश्न है वो है, पहले का पहला में दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यानी दृष्टि दोष जो होता है उसे किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष आपको बताना रहेगा और इसके प्रकार बताना रहेगा। और पहले का ही दूसरा में है और ये दो दो नंबर के हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? यानी हमें जो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है वो केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरे में भी दो प्रश्न हैं, दोनों दो दो नंबर के हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यानी जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? दूसरा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। यानी उत्तल दर्पण जो होता है उसके उपयोग और अवतल दर्पण जो होता है उसके जो आपको उपयोग लिखने हैं। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, तीसरे में भी दो प्रश्न हैं और दोनों दो दो नंबर के हैं। इसमें आपको लिखना है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है। और इसमें दूसरा प्रश्न भी न्यूमेरिकल ही है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 3 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलित कीजिए। अब अगला प्रश्न आपका जो है वो 6 नंबर का है। इसमें चौथे में 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक दो दो नंबर के हैं। ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती? यानी कि जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये आपको बताना रहेगा। अगला है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनके गुण आपको लिखना रहेगा। तीसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है?
यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो स्थित विद्युत धारावाही चालक होता है उस पर आरोपित बल जो होता है वो कब अधिकतम होता है, ये आपको बताना रहेगा। या अथवा में इसको करिए, ये भी आपको 6 नंबर देंगे और प्रत्येक पहला वाला 2 नंबर देगा और दूसरा वाला 4 नंबर। फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। और दूसरा है धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि उपखंड 2 की, यानी कि यहाँ पर आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, यानी जो आपकी चारों अभिक्रियाएं हैं प्रत्येक 1-1 नंबर की हैं और उनके लिए एक संतुलित समीकरण लिखना है। पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है हाइड्रोकालिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। और चौथा आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अगला यानी कि प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित का कारण बताइए और प्रत्येक आपको 2-2 नंबर देंगे। पहला है प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 में आपको 2 प्रश्न है और इसमें इसमें 3 प्रश्न है और प्रत्येक आपको 2-2 नंबर देंगे। पहला है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। और दूसरे नंबर में आपको आईपीएससी नाम लिखना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO और एक है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, उसको करिएगा या अथवा में इसको करिए, ये भी आपको 6 नंबर देंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विकृत गंधिता पर टिप्पणी करना है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया पर करना है और तीसरा आपको एस्टीकरण अभिक्रिया पर, यानी कि तीनों पर आपको टिप्पणी करना है। अथवा में था उसको करिए, यानी कि पहले हमने जो बताया था उसको करिए या इन तीनों को करिए। अब बात करते हैं अपने उपखंड 3, यानी कि यहाँ पर आपको जीव विज्ञान से प्रश्न दिखेंगे। आपको प्रश्न नंबर 8 में जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। अगला है निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए, यानी इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको आपको नामांकित करना है, यानी उनका नाम लिखना है। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें आपको ये पूरा पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप में युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है। तो इसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं, पहला और दूसरा। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है और दूसरा है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब बात करते हैं अपने अगले अगले यानी 11वें प्रश्न की। तो इसमें 2 प्रश्न है, अथवा में इसको करिए या इसको करिए, आपको 6 नंबर देंगे। बाकी इतने ही प्रश्न थे जो आपके मॉडल पेपर में थे जिनको हमने आपको बता दिया है। पहला है मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत। या अथवा में इसको करिए। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। जितने क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग इसे देख लीजिएगा। और बहुविकल्पी प्रश्न हमने सॉल्व कराया है और इसके आंसर जो है लॉन्ग आंसर का आपको आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।